हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी बुक का लेसन 1। ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, लेगेसी एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और जो सोच है वो सिर्फ मॉडर्न टाइम पर ही बेस्ड नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन और जो हिस्ट्री हमारी उससे जुड़ी हुई है। इंडिया के जो एंशियंट टेक्स्ट और लीडर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी, पीस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कई आइडियाज़ दिए हैं, उनके बारे में हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, जिसमें वेदास, उपनिषद, अर्थशास्त्र, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में स्टेट क्राफ्ट यानी कि राज्य कैसे चलाएं और डिप्लोमेसी, इथिक्स, इन सब के बारे में नॉलेज मिलती है। फर्स्ट इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है कई कई मतलब जगह को पर। इसमें उन्होंने लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी की जो पावर है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी के आइडियाज़ पर बेस्ड हो। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो एंशियंट टाइम से समझ रही है वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी मतलब एडवांस रही है। उनका मानना था कि जो भी फॉरेन पॉलिसी हो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिप्लोमेसी आइडियाज़ पर बेस्ड होनी चाहिए। India's historical tradition of understanding international relation and diplomacy is evident rather than being a modern concept. India has a civilizational ethos that has set its values on peace, coexistence, and universalism, as reflect the ancient Sanskrit phrase Vasudev Kutumbakam. The world is one family. इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो उसका जो बेस है वो ये है पीस, कोएग्जिस्टेंस और यूनिवर्सलिज्म पर बेस्ड है। ये सारे जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, संस्कृत फेज जो है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मीनिंग है कि पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार है। इस आइडिया की वजह से ही इंडिया म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डायलॉग को इम्पोर्टेंस देता है। इंडिया जनरली फोर्स और एग्रेशन से बचने की कोशिश करता है और पीसफुली जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। India's foreign policy stance continues to be guided by the world view to favor a dialogue and mutual respect and eschew use of force and aggression. The teaching of Buddhism and Jainism insist on non-violence and compassion and contribute to India's image as a land which takes to peaceful coexistence in international relations. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने इंडिया की इमेज को काफ़ी पीसफुल नेशन बनने में हेल्प किए। दोनों रिलीजन्स जो है वो नॉन वायलेंस, कंपैशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बेस्ड है और इसी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी शांति और कोऑपरेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इंडियन के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसने भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक नई शेप दी है, जैसे कि मतलब एक शेप डिफाइन की है, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो कि ये थे सेल्फ डिटर्मिनेशन, जस्टिस और एंटी कॉलोनिज्म, यानी इंडिया दूसरी कंट्रीज़ की फ्रीडम और इक्वलिटी को भी सपोर्ट करता आ रहा है। रोल ऑफ ग्रेट थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, औरबिंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो लीडर्स थे इन्होंने इंडिया के पास्ट से इंस्पिरेशन ली और फ्यूचर के लिए विजन क्रिएट किया। महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो था अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पर बेस्ड था और सेकंड जो उनका जो थॉट था वो था सत्याग्रह का, जहाँ पर ट्रुथ और पीसफुल रेसिस्टेंस को सपोर्ट किया गया और इंडिया की जो मोरल फॉरेन पॉलिसी थी वो इसी के बेस पर बनाई गई थी। इसीलिए इंडिया पीसफुल सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। वॉर्स और इम्पेरियलिज्म के जो भी कंसेप्ट है उनको अपोज करता है। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में लोकेटेड है और इसका जो लैंड मास है और मैरीटाइम बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है जियोग्राफिकली। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन फॉरेन पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि कुछ नेबर जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और
चाइना, ये सारे जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को एक तरीके से थ्रेट करते हैं। और कुछ देश हैं जो ट्रेड और कॉरपोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारी चीज़, मतलब भूटान नहीं, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इसलिए इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी केयरफुली बैलेंस करनी पड़ती है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्स 7,500 किलोमीटर तक लंबी है और इंडियन ओशन के पास सिचुएटेड है, जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सी ट्रेड रूट में से एक है। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड और ऑयल सप्लाई जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही किए जाते हैं। इसीलिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ग्लोबल लेवल पर वो काफ़ी बढ़ जाती है। इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे कि जो इंडिया में भी स्टेबिलिटी बनी रहे और वर्ल्ड में भी साथ साथ। सागर इनिशिएटिव जो है जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया जाता है, जिसमें रीजनल कॉरपोरेशन को प्रमोट किया जाता है और इंडियन ओशन रीजन में पीस को मेंटेन करने पर फोकस किया जाता है। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो सेफ रहे और इकोनॉमिकली डेवलप्ड रहे। Among India's effort to promote regional integration and development, the emphasis on fostering collaboration within the region, the South Asia Asian Association for Regional Cooperation and the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) are two examples of this approach। इंडिया साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, इसीलिए इंडिया ने कोलैबोरेशन और कॉरपोरेशन को इम्पोर्टेंस दी है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सार्क, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच कॉरपोरेशन क्रिएट करने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सेकंड है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन की कंट्रीज़ को इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉरपोरेशन के लिए इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ट्रेड, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट और रीजनल पीस को प्रमोट करता है, जिससे कि जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट और डेवलपमेंट किया जा सके सभी का। इंडिया ने पॉवर्टी को कम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने और सिटीजन्स की लाइफ बेटर बनाने के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है। इंडिया का जो मेन गोल है वो है गरीबी कम करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करना। इसी वजह से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जैसे कि जिससे कि जो इंडिया का मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े और रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसका नाम बदलकर अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया है, इसका एम है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ट्रेड और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशन को भी इम्प्रूव करना। एक्ट ईस्ट का मतलब सिर्फ रिलेशन इस्टेब्लिश करना ही नहीं, बल्कि एक्टिवली कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में है। इंडिया की जो फॉरेन रिलेशन है उनका मेजर फोकस है ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इंडिया ने यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसी पावरफुल इकोनॉमीज़ के साथ
एग्रीमेंट भी साइन किए हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। एशियन कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया ने इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और ट्रेड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए जिसमें ट्रेड बैरियर को कम करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया गया है। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ब्रिक्स, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंडिया ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक रूल्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसीजन में अपनी वॉइस रखता है, जिससे कि जो भी इंडिया के इशू हैं और जो भी इंडिया के इशू है उनको सॉल्व किया जा सके और इंडिया को डेवलप किया जा सके। थियोराइजिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला कंसर्न है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। इंडिया को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस मिले, जैसे कि कश्मीर कन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान के साथ वॉर्स जो 1947, 1948, 65 और 71 में बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से की गई थी, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। इन सब थ्रेट की वजह से ही इंडिया ने अपनी डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। इंडिया ने 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसका पर्पस था एक्सटर्नल थ्रेट को डिटर करना और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना। इंडिया किसी दूसरी पावरफुल कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था, इसीलिए इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो थे वो लिए थे। सेकेंड इज़ पावर मैक्सिमाइजेशन। इस कंसेप्ट का मतलब है इंडिया अपने रीजनल और ग्लोबल पावर को बढ़ाना चाहता है, और इंडिया जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इंडियन ओशन में नेवल प्रेजेंस का जो है काफ़ी जो रोल है वो बढ़ा देना, और ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन, G20 में भी इंडिया का मेजर रोल है, और क्वाड के जो ग्रुप हैं उनका मेंबर बनने में भी इंडिया की जो एक तरीके से जो ग्लोबल पावर है वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने से थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती है। इन सभी चीज़ों से जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड इज़ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का मतलब है कि कोई एक कंट्री बहुत पावरफुल ना हो जाए, इसलिए कंट्रीज़ अलायंसेस और पार्टनरशिप बनाती है। इंडिया भी US, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसका मेन रीज़न है चाइना की ग्रोइंग पावर और असर्टेटिवनेस को बैलेंस करना। इंडिया कॉरपोरेशनल और स्ट्रेटेजिक केस स्टडीज़ इन डिटेल। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें मोस्टली रियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया है। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जैसे कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, उरी टेरर अटैक के रिस्पांस में इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका पर्पस था टेररिस्ट जो लॉन्च पैड है उनको डिस्ट्रॉय करना। और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने बालाकोट में एलिज्ड टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पांस को शो करता है। इंडिया ने दिखाया कि वो टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा और अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स यूज़ कर सकता है। सेकेंड इज़ इंडिया चाइना रिलेशन भी इंडिया की रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को ही शो करते हैं।
1962 इंडिया चाइना वॉर, इसके बाद इंडिया ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया। जैसे कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे, जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो भूटान बॉर्डर एरिया में, डोकलाम जो एरिया था वहाँ पर उनमें फेस ऑफ हुआ था। इंडिया ने चाइना का जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था उसको भी अपोज किया है। और गलवान वैली क्लैश जो हुआ था 2020 में, उसमें लद्दाख एरिया में इंडिया और चाइना सोल्जर्स के बीच वायलेंट क्रैश हुआ था। इससे बॉर्डर टेंशन है वो काफ़ी बढ़ गई थी। इंडिया जो है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और चाइनीज़ अग्रेशन को एक तरीके से अपोज करना चाहता है। इसीलिए जो इंडिया की जो अप्रोच है वो चाइना और पाकिस्तान के लिए रियलिस्टिक अप्रोच रही है। नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है वो कोल्ड वॉर टाइम की है, जब इंडिया ने किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया का एम था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। इंडिया किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में दोबारा से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए इंडिया ने कोल्ड वॉर राइवलरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर दोनों ब्लॉक से एड, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट जो है वो लिया। इसलिए इंडिया को मैक्सिमम इंडिपेंडेंस मिली। वो इंडिपेंडेंटली किसी भी मतलब दोनों कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया के रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, ना कि किसी एक को ही ब्लाइंडली सपोर्ट किया इंडिया ने। इंडिया के जो रिलेशन थे वो यूएसएसआर और यूएसए के साथ अच्छे थे। इसीलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया और साथ ही साथ इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की जो फाउंडेशन थी वो भी इंडिया ने ही रखी थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसमें इंडिया का एम था कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। इस पॉलिसी के जो गोल्स थे वो ये थे कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को बढ़ाना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ट्रेड और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इंडिया एक्टिवली आसियान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एट्रीब्यूट बिटवीन टू एरिबेटेट बिटवीन the demands of its major regional allies and its more distant partner. India must balance its economic and security interest, and to this end its relation with US, Russia and European countries are pragmatic. इंडिया डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज़ के साथ प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं जैसे कि यूएस, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़। इंडिया को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है। इसीलिए इंडिया किसी भी एक कंट्री पर फुली डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इंडिया अपने मिलिट्री पावर को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिसका मेन फोकस ये था कि मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, इंडिजियस डिफेंस प्रोडक्शन, जिसमें कि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इंडिया खुद ही बनाए, ना कि किसी दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहे। साथ ही साथ एडवांस वेपन सिस्टम परचेज भी किए, जिससे कि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू ही इंडिया सेल्फ रिलायंस हो सकता है डिफेंस सेक्टर में, जिसे जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ इज़ ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया चाहता है कि दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़े और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया पार्टिसिपेट करे और इंटरनेशनल इशू में भी पार्टिसिपेट करे। इसके इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट गोल है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप पाना, और जिससे कि जो इंडिया की ग्लोबल पोजीशन है वो हाईली इन्फ्लुएंस करे और कंट्रीज़ को भी, और जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है किसी भी कंट्री का, पावरफुल कंट्रीज़ का, वो ना हो
और ग्लोबल और मिलिट्री स्ट्रेंथन की जा सके। इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पावर बनना चाहता है, बिना किसी डायरेक्शन में, मतलब बिना किसी और कंट्री की सपोर्ट के। मतलब पहले वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना अपने नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू ही काम करना चाहता है। लिबरलिज्म एंड इंडिया, द लिबरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लिबरल आइडियाज़ पर डेवलप किया। नेहरू जी का विज़न था डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशन। नेहरू जी का मानना था कि कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर। लिबरलिज्म इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को नेहरू जी ने सपोर्ट किया, इसलिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इंडिया का मानना था कि ग्लोबल प्रॉब्लम को डायलॉग, कॉरपोरेशन और पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। कोल्ड वॉर के टाइम में जब दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, यूएसए ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक, इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करना, स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी डेवलप करना और दोनों ब्लॉक्स के साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना, जिससे इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। इंडिया ने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ की फ्रीडम मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। इंडिया, इसका रीज़न ये था कि इंडिया इक्वालिटी, जस्टिस और सेल्फ डिटर्मिनेशन में बिलीव करता था, और इंडिया का मानना है कि हर नेशन को फ्रीडम का राइट होना चाहिए और कॉलोनियल रूल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये इंडिया की कुछ लिबरल वैल्यूज़ के इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे। नेहरू जी की जो लीडरशिप थी इंडिया में, उन्होंने इसको नेहरू की लीडरशिप में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को पीस मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म माना। इंडिया बिलीव करता था कि यूएन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं और ग्लोबल पीस को प्रमोट किया जा सकता है यूएन के थ्रू। इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिससे ये शो होता है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, पीस और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को कितना इम्पोर्टेंस देता है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का इकोनॉमिक साइड फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को सपोर्ट करता है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इसी फॉरेन पॉलिसी पर भी इसका काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया है, जिसका मतलब है कि कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों आइडियोलॉजी का मिक्सचर। इसमें कुछ सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। इंडिया सेल्फ रिलायंस और सोशल वेलफेयर दोनों को इम्पोर्टेंस देता है इक्वली। 1991 में इंडिया ने इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स के जो मेन फीचर्स थे वो ये थे: इकोनॉमी लिबरलाइज करना, मार्केट ओपन करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। ये रिफॉर्म जो थे इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने के लिए लिए गए थे। लिबरलिज्म का मीनिंग है बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन को कम कर देती है और प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ्रीडम देती है, जिसके बाद फॉरेन कंपनीज़ जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने लगी और इकोनॉमी जो है इंडिया की वो भी उसमें भी फास्ट ग्रोथ हुई। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ट्रेड कॉरपोरेशन पर फोकस करने लगी और लिबरल कंट्रीज़ की तरह।
इंडिया ने रीजनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को इम्पोर्टेंस दिया, जिसका मेन गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एक्सपेंशन, रीजनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की, जिससे कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ग्रो की जा सके। साउथ एशियन कंट्रीज़ कॉरपोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंडिया का इम्पोर्टेंस रोल है। इंडिया मतलब जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर है, और उसमें रीजनल और कॉरपोरेशन को प्रमोट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और ब्रिक्स के थ्रू इंडिया ने इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क और ब्रिक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंडिया के इकोनॉमिक डायमेंशन को ग्रो करने में। चैलेंजेस टू लिबरलिज्म इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है जनरली कॉरपोरेशन, पीस, डायलॉग और इंटरनेशनल रिलेशन को सपोर्ट करती है। ये सब लिबरलिज्म के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की वजह से इंडिया को कई बार टफ डिसीजन लेने पड़े। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी थ्रेट फेस करने पड़े। एग्जाम्पल के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, मिलिट्री टेंशन। इन सिचुएशन में इंडिया को सिक्योरिटी को लिबरल आइडियाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, जिससे इस टाइम पर सिक्योरिटी को जो है इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ना कि लिबरल आइडियाज़ को, जिससे कॉरपोरेशन और डायलॉग इस पॉइंट पर काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट हो तो सबसे पहले डिफेंस का यूज़ किया जाता है। इसलिए इंडिया ने कई बार रियलिस्टिक अप्रोच को भी अडॉप्ट किया है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इनइक्वालिटीज़ और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ये रियलिटीज़ भी कभी कभी इंडिया को फुली लिबरल प्रैक्टिसेस फॉलो करने से रोक देती हैं। और इंडिया का जो कॉलोनियल पास्ट है वो भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से इंडिया जो है वेस्टर्न पावर और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कभी कभी सस्पिशंस के साथ देखता है, जिससे इंडिया को लगता है कि कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है वो पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में है, जो कि फिर से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचा सकती हैं। एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इंडिया अपनी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और नेशनल इंटरेस्ट को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ब्लाइंडली वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने हिस्टोरिकली एक्सपीरियंसेस और नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इस सारे चैप्टर में बेसिकली जो मेन फोकस की जो थी मतलब मेन फोकस है वो वो रीजनल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, इन सब की जो थीम है इन पर बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।